अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारे ईएनटी में थ्रोट लेक्चर्स का अगला टॉपिक जो कि है ट्रेकियोस्टमी। ये चैप्टर पहले इसलिए चूज़ किया मैंने बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, एससीक्यूज, एमसीक्यूज, वाइवा, ऑस्पी, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हर लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल फिंगर टिप्स के हिसाब से पे कर लेना है और बिल्कुल आपको ये क्लियर कट होना चाहिए और बहुत ही आसान टॉपिक है। ये पिक्चर इसे मैं दिखा रही हूँ, आपने ये अक्सर इस तरह की देखी होगी, मतलब वार्ड्स में आप जाते हैं कि आगे गर्दन पे एक छोटा सा सुराख है और उसके आगे एक छोटी सी गोल सी चीज़ लगी हुई नजर आ रही है जो कि हमारे पास ट्रेकियोस्टमी ट्यूब होती है। सो व्हाट इज ट्रेकियोस्टमी? ट्रेकियोस्टमी का प्रोसीजर ये होता है कि आपका ये अब साइड व्यू में आप देखें, अंदर से दिस इज योर ट्रेकिया, ठीक है, ऊपर लैरिंग्स है और लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया। अगर हम ट्रेकिया में एक होल बना लें और उस होल को स्किन के साथ हम कनेक्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि पेशेंट का सांस लेना मुंह से जो है वो ठीक महसूस हमें नहीं हो रहा था। डिफरेंट इंडिकेशन होती है, सिर्फ एक ही इंडिकेशन नहीं होती, लेकिन बहरहाल सांस वो मुंह के जरिए सही नहीं ले पा रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने ट्रेकिया में होल बना के एक ट्यूब बीच में डाल दी है और वो ट्यूब को हमने डायरेक्टली स्किन से कनेक्ट कर दी ताकि जो पेशेंट है अब वो हवा उसमें इस ट्रेकियोस्टमी ट्यूब से जाए और वो डायरेक्ट सांस ले ले आराम से, बजाय इसके कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी, लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो ये जो प्रोसीजर होता है, बाय मेकिंग अ होल इन ट्रेकिया एंड कनेक्टिंग इट विद द स्किन थ्रू अ स्टोमा बाय इंसर्टिंग थ्रू अ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, और जो स्किन पे आपको छोटा सा सुराख नजर आता है उसको स्टोमा कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसीजर को ट्रेकियोस्टमी कहते हैं। याद रखना है, अगर आपसे कभी कोई पूछेगा ट्रेकियोस्टमी क्या होता है तो पूरा प्रोसीजर है जिसमें आपने 3 बातें मेंशन करनी, कि आपने ट्रेकिया में होल किया है और उस होल को एक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के जरिए स्किन से कनेक्ट किया और स्किन में एक स्टोमा बन गया, ठीक है, छोटा सा सुराख बन गया। ये 3 बातें होती हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा ट्रेकियोटमी क्या होती है, तो ट्रेकियोटमी जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेकिया में होल बनाने को ट्रेकियोटमी कहते हैं। ठीक है, मतलब ट्रेकियोस्टमी के प्रोसीजर का एक पार्ट है ये। तो ये दोनों वर्ड्स आपने लाजमी डिफ्रेंशिएट अपने जहन में रखने, क्योंकि वाइवा लेने में ना अक्सर वो लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं और आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। अच्छा जी, इस ट्रेकियोस्टमी के ना फंक्शंस बहुत सारे हैं। वो बहुत सारे फंक्शंस किस वजह से हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों की अगर ऊपर भी रेस्पिरेटरी पाथवे में कहीं भी कोई मसला होगा, अगर माउथ में मसला, ओरल कैविटी में, वो तो ज़्यादा इतना इशू नहीं करता सांस लेने में, लेकिन अगर आपके उससे नीचे फेरिंग्स या लैरिंग्स में कहीं भी कोई इशू है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ट्यूमर मैस है, कोई भी मैस है जो आपको सांस लेने में इशू कर रही है, तो वहां से सांस लेना पेशेंट का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक दूसरा पाथवे क्रिएट करना, जिस तरह भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, जो कि आपका डायरेक्ट बाहर से कनेक्टेड है और आपको सांस लेने में आसानी हो रही है, तो उसको वो ये पाथवे प्रोवाइड करते हैं ट्रेकियोस्टमी। दूसरी बात हमारे पास क्या है? दूसरी बात, जिन लोगों में ऑलरेडी वेंटिलेशन का प्रोसेस पुअर है, आपको याद है जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि एक तो हमारे पास जो एल्विलाई हैं उनमें हो रही है सारी की सारी, जो मतलब मेन लंग्स में एल्विलाई में सारी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, लेकिन उनमें से हमने कहा था कि कुछ एल्विलाई ऐसे हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, जो कि फंक्शन नहीं करते ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि यहाँ उनमें ब्लड सप्लाई नहीं है या फिर वो कोलैप्स ना व्हाटएवर। उन एल्विलाई की जो स्पेस है और जो स्पेस आपके पास ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में रह जाती है, मतलब जो एयर आपके पास ट्रेकिया और ब्रोंकाई में पड़ी हुई होती है और जो उन एल्विलाई में होती है विच आर नॉन फंक्शनिंग, ये सारी एरिया को हम कहते थे डेड स्पेस। ठीक है, डेड स्पेस से मुराद वो सारी एयर थी जो हम इनहेल तो करते हैं, जो हम अंदर तो लेके जाते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन में यानी कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती। और वो एयर कौन सी है? वो एयर वो वाली एयर है जो ट्रेकिया में होती है, जो ब्रोंकाई में होती है उसके बाद, और जो उन एल्विलाई में होती है विच आर नॉन फंक्शनिंग। तो ये सारा डेड स्पेस है। अब हमारे पास बहुत सारे लोगों में डेड स्पेस का जो, क्योंकि उनमें ना लंग में किसी पैथोलॉजी की वजह से लंग की डेड स्पेस ऑलरेडी ज्यादा होती है, मतलब लंग में उनका ज्यादा पोर्शन नॉन फंक्शनिंग होता है। तो ऐसे लोगों में डेड स्पेस रिड्यूस करने के लिए और उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए, ताकि हवा उनके अंदर ज्यादा जाए और सिर्फ डेड स्पेस में ना रह जाए, तो इसलिए हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं। क्योंकि जब हवा ऊपर से आएगी, माउथ से आएगी, तो लैरिंग्स में, फेरिंग्स और फिर ट्रेकिया में पड़ी हुई होगी, जाहिर सी बात है वो हवा जाया होगी ना, एक इनहेलेशन पे तो हम उतनी हवा लेंगे लेकिन वो जाया हो जाएगी। लेकिन जब हम ट्रेकियोस्टमी कर देंगे तो ऊपर से लैरिंग्स का पार्ट स्किप हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रेकिया स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट हवा नीचे आएगी, तो डेड स्पेस रिड्यूस हो जाती है, ताकि वेंटिलेशन जो है ना वो बेहतर हो जाए। जितनी हवा अंदर लंग्स में ज्यादा जाएगी उतनी ही वेंटिलेशन यानी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात की
एक तो पेशेंट की जो डेड स्पेस है वो कम हो जाती है क्योंकि ट्रेकिया और लैरिंग्स बीच में से निकल जाते हैं। तो अब जो इनहेलेशन वाली एयर आ रही है वो सारी लंग्स में जा रही है, तो लंग्स में से एल्वेलाई जो पहले शायद ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं करते थे, अब वो और ज़्यादा वेंटिलेशन करें क्योंकि उनके पास एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है और रेजिस्टेंस भी कम हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है जितना पाथवे लंबा होगा उतनी रेजिस्टेंस हवा को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जितना पाथवे छोटा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो वो लोग जिनमें हमें वेंटिलेशन के इश्यूज़ हैं, जिनमें ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी बॉडी को नहीं मिल रही होती बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजी इन द लंग, उनमें ट्रेकियोस्टमी हेल्प्स आउट। फिर तीसरी क्या बात है हमारे पास, प्रोटेक्शन ऑफ द एयरवे। जो लोग किसी भी किस्म की जिनको खतरा होता है कि सपोज कॉमा में है पेशेंट, कॉमा वाला पेशेंट को नहीं पता होता उसकी फेनिंग्स में सिक्रीशंस बन रही है, वो उसकी ट्रेकिया में गिर सकती हैं, वो खाना खा रहा है मतलब उसके मुंह में अगर डाला जा रहा है तो वो ट्रेकिया में जा सकता है। तो ये सब कुछ आपको एस्पिरेशन ऑफ फूड या एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशंस हो सकता है। इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर से फेरिंग्स और लैरिंग्स के एरिया को पैक कर देते हैं, मतलब लैरिंग्स के एरिया को मेन, ताकि सिक्रीशंस जो ऊपर से फेरिंग्स से नीचे गिर रही हैं वो ना गिरे, और ट्रेकियोस्टमी कर देते हैं ताकि उसका जो रेस्पिरेशन है वो बाहर से मेंटेन हो जाए, तो आपका एयर वे जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है और कोई सिक्रीशंस या कोई भी एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी उसमें नहीं जा सकती। ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस, ये उन लोगों में होता है जिनमें सपोज हमारे पास ट्रेकिया और ब्रोंकाई की सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बन रही हैं, और उनके लिए आपको पता है जब भी हमारे ट्रेकिया या ब्रोंकाई में सिक्रीशंस बनती हैं तो हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी कफ करती है, खांसी करती है और उनको निकालने की कोशिश करती है। एक नॉर्मल हद तक बन रही है तब तो ज़ाहिर कुछ भी नहीं होता, जो नॉर्मल लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरत है उससे कुछ नहीं होता, लेकिन जब कभी सिक्रीशन ज़्यादा बनेंगे तो बॉडी कफ करके उन्हें निकालने की कोशिश करेगी। जिन लोगों में कफ करना पॉसिबल नहीं है, सपोज कॉमा के पेशेंट्स हैं या फिर जिनमें कफ करना बहुत पेनफुल है, कब पेनफुल होगा, जब आपकी किसी भी रीजन से बहुत ज़्यादा चेस्ट की सर्जरी हुई है या फिर आपके एब्डोमेन की सर्जरी हुई है। इन सर्जरीज में पेशेंट को इंसिजन साइड पे पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए खांसी करते हुए दर्द बहुत ज़्यादा होता है उसे। जब हद से ज़्यादा इंट्रैक्टेबल पेन हो और हमें पता है कि अभी जो सर्जिकल स्कार है या फिर जो सर्जिकल ट्रॉमा है वो ठीक होने में टाइम लगेगा, तो ऐसे पेशेंट्स की सिक्रीशन कफ आउट नहीं हो पाती क्योंकि वो अपनी कफ को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उनमें फिर खतरा ये होता है कि ये जो सिक्रीशन है ये वो एस्पिरेट करके लंग्स में ले जाए और लंग्स में वो फिर आपके मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, हम उनकी कर देते हैं ट्रेकियोस्टमी, ताकि हम ट्रेकियोस्टमी से सिर्फ और सिर्फ हम सांस लेने में आसानी नहीं होती बल्कि उसके साथ साथ हम सक्शन भी कर सकते हैं इन सिक्रीशंस की। हम यहाँ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब से इंसर्ट करते हैं सक्शन पाइप को और सारी सिक्रीशंस को सक्शन से बाहर निकाल लेते हैं ताकि पेशेंट को कफ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार हमें इंट्यूबेशन करनी पड़ेगी, बार बार ब्रोंकोस्कोपी करके सिक्रीशंस रिमूव करनी पड़ेंगी, जो ज़्यादा पेनफुल, ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर है। तो आपका ये ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशंस इस तरह निकाली जा सकती हैं। फिर कुछ लोगों को ये होता है कि आपको इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन देनी पड़ती है, कुछ लोगों को ये ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ सम पैथोलॉजी गोइंग ऑन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या होती है, ये आपने फेस मास्क जो है ना, जिस तरह आप बाकायदा समझे वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर की एक छोटी फॉर्म होती है ये इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन, जिसमें आपको बाकायदा पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है। इंट्यूबेट करने का मतलब है कि वो इंट्यूबेशन एक लंबी सी ट्यूब है जो आप मुंह के जरिए डालते हैं ट्रेकिया तक, और उसके जरिए फिर आप एक मशीन से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब वो जो मुंह से ट्यूब ट्रेकिया तक डली हुई होती है ना, वो आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज को डैमेज कर रही होती है, क्योंकि आपकी ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया आ रहा होता है, तो उससे आपका सारा ओरल कैविटी में डैमेज आ रहा होता है। तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है और उसके लिए ज़्यादा स्किलफुल बंदा चाहिए होता है। तो इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन की जगह हम प्रेफर करते हैं कि हम पेशेंट की टेम्पररी ट्रेकियोस्टमी कर दें, क्योंकि ट्रेकियोस्टमी का क्या फ़ायदा होगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रेकिया डैमेज करके हमें अंदर रास्ता मिल जाएगा, जबकि उसमें हमें पूरा मुंह से आना पड़ेगा और सारा रेस्पिरेटरी पैसेज डैमेज होगा। तो इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन कुछ कई लोगों को चाहिए होता है 3 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए, तो उसमें हम कहते हैं कि उन पेशेंट की टेम्परेरी ट्रेकियोस्टमी करना इज प्रेफर्ड। अच्छा, और उसके बाद एनेस्थीसिया, जिन लोगों को हमने किसी सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया देना होता है और वो एनेस्थीसिया हम इंट्यूबेशन करके नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। सपोज पेशेंट को लैरिंग्स में कोई बहुत बड़ा ट्यूमर का मैस है और पेशेंट इंट्यूबेट ही नहीं हम कर सकते, सॉरी एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया हुआ है हमने और पेशेंट को हम इंट्यूबेट नहीं कर सकते। आपको पता है जब भी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं हम तो साथ ही उसे वेंट पे रखते हैं, क्योंकि उस वक्त वो पेशेंट खुद सांस नहीं ले पाता जनरल एनेस्थीसिया में, ठीक है, तो साथ वेंट पे शिफ्ट करना लाजमी है। अब वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने के लिए पेशेंट के मुंह के अंदर वो इंट्यूबेशन वाली ट्यूब पूरी लाजमी डालनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जिनके मुंह में सपोज लैरिंग्स के एरिया में बहुत बड़ी ट्यूमर मैस है जिसने पूरे लैरिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है ऑलमोस्ट,
तो उनमें हम इंट्यूबेशन वाली ट्यूब भी नहीं डाल सकते। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर एनेस्थीसिया दिया हुआ है हमने, तो ऐसे पेशेंट की रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए भी हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं, ताकि उसका सांस का सिलसिला जो मेंटेन रखा जा सके। सो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। इंडिकेशन मेनली अगर मैं बताऊं कि हम करते क्यों है ट्रेकियोस्टमी, तो वो यही 3 मेन चीज़ें कि एक तो हमने ऑब्स्ट्रक्शन है अगर लेरिंग्स से ऊपर ऊपर कहीं पर, ये मैंने जो आपको बता दिया, तो पाथवे ऑफ ब्रीथिंग हमारा ट्रेकियोस्टमी होगी। उसके बाद अगर कोई सिक्रीशन है जो अंदर गिर रही है, तो उनको हमने प्रिवेंट करना है गिरने से, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे प्रोड्यूस हो रही है तो उनको निकालना है, ये भी हमारे पास होती है। और जिन लोगों की किसी भी वजह से रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है इन द अपर पैसेज, उसके ट्रेकियोस्टमी ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सारी होगी, इसके बारे में बातें। फंक्शंस भी ना SEQ में आते होते हैं, ट्रेकियोस्टमी का सब कुछ आता है, इसलिए आपने अच्छे से करना है। अगले बार में मैं आपको बताती हूँ टाइप्स क्या है एंड प्रोसीजर क्या है। अभी तक कोई मसला हुआ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।